म्यूजिक। Program celebrating of Constitution Day. Now I would request my Lord Justice Ratnakar Bhejera to come on the dais, and for that I request Mr. Azhar Ahmad. Now I request Mr. A.K. Rasidi, Advocate and Honorable Member, Jharkhand Bar Council, to come on the dais. Mr. Bharat Mahto, Advocate, will escort him to bring on the dais. And two other distinguished guests is about to be in the ceremony, and therefore we will move towards the next stage of the program. Advocates Association, which are fully dedicated for the law, lawyer and the peoples. We start this program first in Hindi and thereafter in English. Therefore, we will stand up and accordingly we recite. We the people of India constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure its citizens justice, social, economic, and political liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, we hereby adopt, enact, and give to ourselves this Constitution. Now in Hindi. हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न
बुके देने का कार्यक्रम है। सबसे पहले मैं मिस्टर अजहर अहमद खान से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस इधर सर उसके बाद Honorable Mr. Justice Ratnakar Vengra and all other distinguished guests, senior advocates. बिरला साहब अभी सामने आपके रहते मसाल जली रहेगी जय हो। And advocate Mr. A.K. Rasidi to welcome address. आज के संविधान के 71वां दिवस के उपलक्ष्य में हम लोगों ने 12 दिसंबर 2021 को यह सभा का आयोजन किया है, क्योंकि तकनीकी कारणों से हम लोग 26 नवंबर को इसको नहीं बना सके। इसमें 26 नवंबर से पहले नवंबर और दिसंबर एक ऐसा महीना है जिसका फ्रीडम मूवमेंट में बहुत ही कंट्रीब्यूशन रहा है। यह एक ऐसा महीना है जहाँ पे मेरा संविधान का निर्माण होता है। यह एक ऐसा महीना था जिसके अंदर ड्राफ्ट कमेटी असेंबली के ड्राफ्ट कमेटी ने अप्रूव किया है। इसी दरमियान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का निर्माण दिवस था। इसी दरमियान जयपाल सिंह मुंडा और मौलाना आजाद का भी जन्म दिवस हम लोग मना चुके हैं। और आने वाले 1 जनवरी को मौलाना हसरत मोहानी का भी जन्मदिन होना है। आप जो बैनर में देख रहे हैं ये 4 नाम वे 4 हिंदुस्तान के प्रोधा हैं और जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम और भारतीय संविधान का निर्माण में इनकी अहम भूमिका रही है। मैं आज इस मंच से हमारे माननीय चीफ गेस्ट माय लॉर्ड जस्टिस रत्नाकर भेंगरा जी के मौजूदगी में हम आप तमाम लोगों को सम्मान करते हैं, स्वागत करते हैं। साथियों, आपका दिन है बड़ा ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि हमारा संविधान का जो आत्मा है वह प्रियम्बल में बसता है, जिसका आपने पाठ कर चुका है। आप अपने पाठ के जरिए इस बात की घोषणा किया है कि संविधान में जो इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल जस्टिस की जो बात कही गई है हम इसको मानते हैं और हर एक सिटीजन को भारत में है उनका जो अधिकार है। यहाँ पर ना तो वेजिटेरियन है ना कोई माइनॉरिटी का है, दोनों का एक छोटी लाभ जो हमारा
यह भी दर्शाने की कोशिश किया है कि हम बहुत सारे भवन में कर सकते थे, लेकिन एक जो कंसेप्ट है मेजोरिटेरियन और माइनॉरिटी का, उस बात को और उसके जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके नाम पर जो है उनको हम एक साथ देखने के लिए हम लोगों ने हज हाउस पर सिलेक्शन किया, जिसमें बहुत तरह की बातें भी आई थी। लेकिन मेरे माय लॉर्ड जस्टिस प्रभाकर भिंडरा साहब ने ये स्पष्ट कर दिया, क्योंकि हिंदुस्तान का जो संविधान है वो सेक्युलरिज्म पर आधारित है, बराबरी पर, मसावात के ऊपर आधारित है। इसलिए अगर हज हाउस में ये होता है तो यह भी हमारा अंग है, सरकारी दफ्तर भी हमारा अंग है। हम दूसरों में भेद नहीं है, चाहे किसी भी रंग, जाति, धर्म और किसी भी जगह के हम मानने वाले हैं। हमारा सर्वोपरि जो बात है वो भारतीय संविधान है। भारतीय संविधान की बनाने में तमाम चीजों का ख्याल रखा गया, और इसमें एक बात ये कहेंगे कि संविधान अगर हम बनाते हैं तो सिर्फ आज के मौजूदा दिन के नहीं, बल्कि यह इस संविधान में आने वाले दिनों में, क्योंकि 71 साल होने के बावजूद भी हमारा संविधान अभी युवावस्था में है और ये करवटें ले रहा है। हम आवश्यकता के अनुसार, राजनीति के अनुसार, सामाजिक आवश्यकता के अनुसार, राष्ट्र के सार्वभौमता के विकास के लिए, सुरक्षित रखने के लिए, आर्थिक विकास के लिए, चहुमुखी विकास के लिए संविधान हमेशा तत्पर। और हमारे न्यायपालिका, आप देखे होंगे कानून के तमाम लोग आप छात्र हैं तो कानून में आप देखे होंगे कि अगर हमारे संविधान के अंदर सेपरेशन ऑफ पावर का जो अधिकार है, जो सेपरेशन ऑफ पावर में जो जुडिशरी का भूमिका है, जो वकीलों का भूमिका है, वह नकारा नहीं जा। उनके चलते, उनके अथक प्रयास के चलते संविधान के विभिन्न पहलुओं पर विवेचना करके देश का संविधान का झुंड रखने के लिए और इसका जो स्ट्रक्चर है उसको इंटैक्ट रखने के लिए न्यायपालिका का बहुत अग्रणी भूमिका है। इसलिए भारतीय न्यायपालिका का हम सलाम करते हैं। भारतीय न्यायपालिका ने तमाम मुद्दों पर वो जाति धर्म से ऊपर होकर के अपना फैसला दिया, चाहे वह तलाक का मामला हो, चाहे मेंटेनेंस का मामला हो, चाहे जेंडर जस्टिस का मामला हो, चाहे सबरीमाला का मामला हो, तमाम जगह पर जुडिशरी ने निष्पक्षता के साथ अपनी बात को रखा और आम आदमी के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है किया है। इसलिए आज हम वकील और जज साहबान से मिलकर के इस समारोह का हम लोग कर रहे हैं। इस समारोह में ये संदेश देना चाहते हैं कि सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ही मेरा ईमान है। हम प्रोफेशनल हैं, हम वकील हैं, हम ये मानते हैं कि हमारा जो चलने, जीने और बोलने का जो तौर तरीका होगा क्या कॉन्स्टिट्यूशन के गाइडलाइन के अनुसार, कॉन्स्टिट्यूशन के दिशा निर्देश के अनुसार ये होगा। और भारत के लोकतंत्र की रक्षा के लिए जो संविधान में हमने कंट्रीब्यूशन दिया है और हमारे माय लॉर्ड्स जो समय पर जो विवेचना किए हैं, इसको हम भारत का इतिहास सदियों से भी याद करेगी कि समतामूलक समाज बनाने के लिए जात धर्म को बदलकर अपनी चीजों को और अपने देश में एक और अखंडता को साकार करने के लिए हम सब एक हैं, सब एक, चाहे वह किसी नस्ल और धर्म का क्यों नहीं हो, चाहे वह किसी समाज का क्यों नहीं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ लॉयर, इंडियन लॉयर काउंसिल, भारत झारखंड अधिवक्ता मंच, झारखंड एसोसिएशन के तमाम लोग का ये मानना है कि हम जो है एक साथ मिलकर चलेंगे और एक साथ काम करेंगे। इन्हीं वजह के चलते हम लोगों ने ये सोचा कि हमारे जो लोग हैं, इन प्रोफेशन है, उनको हम क्या लेगेसी छोड़ के जा रहे हैं। अगर हमारी लेगेसी है, अगर हमारे कोई लेगेसी है तो हमको बताएगा कौन। इसी परंपरा को शुरुआत करने के लिए हमारे माय लॉर्ड ने बार-बार कहा कि हमें जो है बेहतर समाज बनाने के लिए, सब समाज बनाने के लिए अधिवक्ता जो न्यायिक प्रक्रिया के 50% स्टेक होल्डर हैं, अगर इनको बढ़िया नहीं बनाया जाएगा, बेच और बाहर का रिलेशन बढ़िया नहीं रहेगा, इनके बीच में जो बातें हैं अगर वो एक साथ नहीं चलेगी तो समतामूलक समाज और एक सब समाज का निर्माण जो किया जाता है, जो सपना था हमारे संविधान निर्माता का, वो नहीं पूरा हो सके। मैं कुछ 2-4 बात और कह देना चाहता हूँ। आप जब देखेंगे जो संदेश है फ्रेमर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब का, एजुकेशन यूनिटी एंड स्ट्रगल,
उन्होंने जो एक मैसेज दिया है सोसाइटी को, और उन्होंने मुंबई में ट्रेड यूनियन बना करके जो छुआछूत के खिलाफ जो उन्होंने लड़ाई लड़ी है, उसका एक हिंदुस्तान का इतिहास हमेशा शुक्रगुजार रहेगा। अगर वो ना होते तो अछूत से और अनडिटर्मिनेशन से हमें निजात नहीं मिल सकता। बोला सब हम आभारी हैं मौलाना अबुल कलाम आजाद का, जिन्होंने जब पार्टीशन ऑफ इंडिया हुआ और तमाम ये स्लोगन दिया गया मुस्लिम लीग की तरफ से कि पाकिस्तान चलो, तो वे कहे कि हमारे मसाजिद, हमारे मदारिस, मदरसे और हमारे जो कब्रिस्तान है ये कहाँ जाकर पैसे उठा के नहीं ले जा सकते। तो इन्होंने कहा कि हम इस मुल्क के में पैदा लिए हैं तो हम इस मुल्क में रहेंगे, मिट्टी हमारा जीवन है हिंदुस्तान का, और इन्होंने इस संदेश के साथ लोगों को रोका। मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। और जब उनको एहसास हुआ कि आने वाले दिनों में संविधान की ये जो ऑब्जेक्ट है वो अगर मिलेगा, उन्होंने इंडिया की फ्रीडम की किताब आप जरूर पढ़ेंगे तो उनकी क्या डर था, क्या सब था, इसको भी आपको समझना होगा। हम ऐसे ही याद करेंगे जयपाल सिंह मुंडा जी का, जो झारखंड के धरती से कंस्टिट्यूएंट असेंबली तक ब्रिटेन में जाकर के पढ़े। उन्होंने जब एक कहते कंस्टिट्यूएंट असेंबली में कि मैं जंगली हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि हम असभ्य हैं। हमारा इसका कहना है कि हम बंटित वर्ग हैं, जंगल में रहने वाले, चाहे किसी भी कास्ट और जाति और धर्म के लोग हैं, हमारे एक समरूपता है और समतामूलक समाज के ऊपर हम विश्वास रखते हैं। ये बात कह करके, और यही बात जब 2011 में महाराष्ट्र के कृष्णा केस में आप पढ़े होंगे तो जस्टिस ज्ञान सुधा मिश्रा और जस्टिस कार्डू का जजमेंट देते होंगे कि आदिवासियों के साथ हजारों हजार साल से शोषण किया गया और एक पर्टिकुलर वर्ग की महिला को नंगा घुमाया गया था महाराष्ट्र में। उसको उस जजमेंट को आपको जरूर पढ़ना चाहिए, तब आपको समझ में आएगा कि जयपाल सिंह मुंडा साहब का जो शक था वो किस तरीके से आज़ादी के 50 साल गुजरने के बाद भी वो दिखता है समाज के अंदर। ये बात अब हम आगे मौलाना हसरत मोहानी का नाम लेने से हम परहेज न करेंगे कि संविधान जो है वो हमेशा लिविंग क्रिएचर है, और इसका मतलब ये नहीं है सब कुछ होगा इसमें, लेकिन इसका बेसिक स्ट्रक्चर को खत्म नहीं किया जाएगा। ये मैंडेट हमारे सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में दे चुका है। तो आप समझिए, जब आपका जो संविधान के दृष्टा ने आपका जो डेस्टिनेशन को तय कर दिया है, तो उस डेस्टिनेशन में क्या हम कैरियर के तौर पे अपने आप को पेश कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, यह बात सोचने की जरूरत है। अगर आप जरा सा ढीला होंगे तो आपका जो लिगेसी है एडवोकेसी का, जो आपका जो कैरेक्टर है, जो बाहर में देखना चाहिए और बेंच में देखना चाहिए, आज के दिनों में कई बारों में ऐसी घटनाएं घट रही है जो असमान और असहज हमको कर देता है। इसी बात को लेकर के हम लोगों ने तय किया कि नए आने वाले अधिवक्ताओं को एक सिर्फ आप पैसा कमाने के लिए नहीं भेजे, बल्कि जो जुडिशरी का जो प्रोफेशन का जो गरिमा है उसको मेंटेन करने के लिए हम लोगों ने सोचा कि हथियार नहीं मिले किताब से लड़ाई लड़ेंगे। इसलिए हम लोगों ने ये फैसला किया कि संविधान दिवस के मनाने के नाम पर हम अपने नए किस्से में आने वाले लोग संविधान देंगे, ताकि इसके सारे हम ये संकेत दे रहे हैं कि आपका जो आने वाला जो जीवन हो वो आप संविधान पर आधारित हो, क्योंकि आप ही के बीच में न्यायपालिका का बागडोर जाने वाला है, आपके बीच में जस्टिस छिपे हुए हैं, आपके साथ जो है सो सीनियर एडवोकेट छिपे हुए हैं, और आपके साथ जो संविधान को बचाने की जो रास्ता है ये भी छिपा हुआ है। इसका बेहतर बात बने इन्हीं शब्दों के साथ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद बादल जी। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि ये कार्यक्रम ऑल इंडिया लॉयर एसोसिएशन, ऑल इंडिया लॉयर काउंसिल, झारखंड एडवोकेट वेलफेयर सोसाइटी और झारखंड माइनॉरिटी एडवोकेट एसोसिएशन के तत्वाधान में किया जा रहा है। ये कार्यक्रम 72वां संविधान दिवस के उपलक्ष्य में किया जा रहा है। हम आप लीगल फ्रेटर्निटी से हैं, हमें ये भी मालूम है कि इस संविधान को बनाने में हमारे पूर्वजों ने अथक प्रयास के बाद 2 साल 11 महीना और 18 दिन की कड़ी मेहनत के बाद इस संविधान को बनाया, और हम
ये भी जानते हैं कि ये संविधान पूरी दुनिया में सबसे विशाल, सबसे लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। हम ये भी जानते हैं कि ये संविधान हिंदुस्तान की संप्रभुता और एकता को बनाए रखा है। जरूरत इस बात की है कि बीइंग ए लॉयर हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम इस संविधान को प्रोटेक्ट करने के लिए हमेशा तत्पर रहें। अब इसके बाद मैं राजू शर्मा जी से आग्रह करूंगा, जो हमारे सीनियर एडवोकेट हैं, आप आएँ और अपने बातों को रखें। राजू शर्मा जी, सीनियर एडवोकेट, झारखंड हाईकोर्ट। हमारे उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति बेगड़ा साहब, रशीद साहब इतना सुंदर बोलते हैं, कितनी अच्छी अच्छी बात बताए, कितना वीर रस से भरे हुए हैं, लाजवाब, बहुत सुंदर। संविधान दिवस में कुछ ऐसे ही जज्बात की जरूरत है। बड़ी खुशी की बात है कि संविधान दिवस आज मनाया जा रहा है 12 दिसंबर 2021। इस संविधान दिवस पर अम्बेडकर जी को हम याद करना चाहेंगे। रशीदी साहब ने अपने वक्तव्य में बहुत सही कहा कि संविधान जिस मंशा से बना था, संविधान जिस मनसा से बना था कि संविधान बनाने वाले ये जानते थे कि इस देश के लिए जो लोग शहीद हुए, इस देश पर जो मर मिटे, और एक ऐसी लहर उठी इस राष्ट्र में जो ऐसी लहर कभी उठी नहीं इस देश के इतिहास में। मैं जो बोल रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजमेंट्स ने भारत के मशाल को और तिरंगा को लहराया है। आज हमको याद आ रहा है सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है, प्रदीप जैन केस, 1981 का जजमेंट है। इतना सुंदर न्यायमूर्ति चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया PN भगवती, उन्होंने अपने फैसले में बहुत सुंदर और बड़े अच्छे तरीके से हम लोगों को यहाँ एक से ऐसे राम जन्मे जिसका विश्व में मिसाल भारत की ऐसी मिट्टी, अद्भुत मिट्टी, जिसमें सारे पृथ्वी के दर्द समाये हुए हैं। इस मिट्टी में यहाँ ऐसे ऐसे लोग हुए जिन्होंने कहा कि पूरी पृथ्वी हमारा परिवार है, सिर्फ वर्ल्ड, संसार हमारा परिवार नहीं कहा। जरा गौर फरमाया जाएगा हम लोग कैसे, इसलिए हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं। क्यों नहीं अपना जो भी काम हमको मिला है, मेरा हर काम क्यों नहीं राष्ट्र के लिए हो। यही कल्पना थी संविधान बनाने वालों की
और यही आज नहीं हो पा रहा। संविधान दिवस है। संविधान दिवस मतलब प्रतिज्ञाओं का दिवस है। इस बात को हम लोग याद रखें। यहाँ से हम लोग सब इस तरह से तैयार हो जाएं, एक एक परिवार बनाएं, और परिवार बनेगा आप लोगों का कैसा? भारतीय परिवार, क्योंकि भारत के नागरिक हैं संविधान के अनुसार। हम लोग इस बात को समझें। ये हम लोग को समझाया नहीं जा रहा है, ये हमको भी समझने में बहुत टाइम लग गया मेरे भाई। बड़ा दिवस नहीं, संविधान दिवस प्रतिज्ञाओं का दिवस है। इस बात को हम लोग न भूलें। वो सिर्फ प्रस्तावना नहीं है, जिसको प्रस्तावना करके हम लोग टाल देते हैं, वो सिर्फ हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की चीज नहीं है। हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट तो हमेशा इन प्रतिज्ञाओं के साथ चल रहे हैं, और उन्हीं के कारण सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट की कलम के कारण आज संविधान का मसाल और तिरंगा आसमान को छू रहा है। हर जजमेंट्स में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, दोनों का जजमेंट आया है। इस तरह के जजमेंट्स बहुत से आते रहे हैं। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट अपनी व्यथा गाते रहे हैं और भारत के और देश को दिशा दिखाते रहे हैं। ये प्रतिज्ञाओं का दिवस हम का 26 नवंबर 1949 और 26 जनवरी 1950 से संविधान शुरू हुआ, मतलब लागू हुआ। तो संविधान लागू होने के पहले 26 नवंबर को 1949 में हम लोगों ने संविधान बन के तैयार हुआ और हम लोगों ने प्रतिज्ञाएं ली कि इस देश को एक बहुत सुंदर जहां बनाएंगे, एक सुंदर आशियां बनेगा, हर एक सुंदर आशियां बनेगा जहां कोई भेदभाव नहीं होगा। भेदभाव आज भी सुप्रीम कोर्ट का भी 2020 का एक जजमेंट में लाया हुआ, लगातार अपनी व्यथा सुप्रीम कोर्ट गा रहा है और सुना रहा है। मैं उसकी 4 लाइन पढ़ना चाहूंगा। हम लोग सब वकील हैं, बहुत अच्छी बात है। और वकील मतलब गांधी जी वकील थे। अच्छा एक वक्तव्य आया, उन्होंने कहा कि गांधी जी वो तो बैरिस्टर, तो बैरिस्टर होके, लेकिन उनकी हमेशा मनसा एक बैरिस्टर के रूप में ये रही कि विवादों को जैसे तैसे आपस में मेल करा के समझाना, कॉम्प्रोमाइज करना। लड़ने से कोई फायदा नहीं, कितना लड़ोगे? और आज तो 20-25 साल तक लड़ते लड़ते तबाह है, कहीं नहीं न्याय उसको जल्दी मिल नहीं पा रहा, कुछ ऐसे। इसलिए संविधान के अनुसार हम लोग के भारतीय पुश्तैनी का पुश्तैनी लोग समाप्त हो जा रहा है, उसको न्याय नहीं मिल रहा 20 साल, 30 साल, 40 साल तक। इसकी आप लोग सब वकील हैं, हम लोग सब इस पर विचार करें और इस पर एक संगठन बनाकर इसको आह्वान करें कि भारतीय परिप्रेक्ष्य में अब कानून बने। बहुत हुआ वहाँ अंग्रेजों वाला कानून 1880 तो 1879। CRPC क्या है? कृष्णा अय्यर ने कहा, मैं आपको शेयर कर पा रहा हूं। आई होप कृष्णा अय्यर ने एक जगह कहा कि अंग्रेजों का बनाया हुआ ये कानून, अंग्रेज सब ईस्ट इंडिया कंपनी वो तो सिर्फ बिजनेस यहां करने आया था, लेकिन
कुछ कमी थी हम लोगों में कि हम लोग पर रूल करने लगा और पूरे कंट्री पर रूल करने लगा। क्या कमी थी? क्योंकि हम एक नहीं हो पा रहे, हम जात पात और धर्मों में बटे जा रहे थे और डिवाइड एंड रूल। लोग आए और हम लोग को डिवाइड किए, बांटते रहे और हम लोग आज भी डायरी जिसमें कि उसको अधिकार है कि वो जो आएगा वो लिख देगा और लिख देगा, उसके बाद चले जाइए अंदर। क्योंकि अंग्रेजों को वैसे ही कानून की जरूरत थी कि जिसको हमको परेशान करना है हम कर देंगे, जिसको हमको जेल में लेना है हम ले लेंगे। तो वो सोशल डेमोक्रेसी अंग्रेजों के समय नहीं था। सोशल डेमोक्रेसी के लिए सीआरपीसी नहीं बना था। और बहुत से जो कानून, आज लैंड एक्विजिशन, आज 70 साल में 2013 में पहली बार इस देश में एक क्रांति आई लैंड एक्विजिशन एक्ट में। ये सब पहले क्यों नहीं आए? क्यों अंग्रेजों का दिया हुआ कि भाई जो भी हमको है पब्लिक इंटरेस्ट के नाम पर हम ले लेंगे, उसकी जमीन ले लेंगे। 2013 में लैंड एक्विजिशन को लेके जिसमें बहुत से आज हम लोग प्रतिज्ञा लेते हैं कि संविधान के अनुसार संविधान को हम अपना गुरु ग्रंथ के रूप में अपने माथे पर रखकर इस देश को चलाएंगे। कि मंदिर, मस्जिद, जात, 1981 सुप्रीम कोर्ट, उसकी कुछ लाइन्स हैं, अगर आप लोग इजाजत देंगे तो आज पढ़ना चाहूंगा, क्योंकि प्रतिज्ञाओं का देश है और मेरा साथ नहीं होगा जो भी मैं बोल रहा हूं उसका साथ नहीं निकलेगा कि हम जात पात धर्म से ऊपर उठकर हम और कुछ नहीं, हम भारतीय हैं, हम इंडियन हैं, हम भारतीय हैं। शुरू से अंत तक हम भारतीय हैं। एक बार आप लोग सब मेरा साथ दीजिए। मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं, आप लोग मेरे साथ। तो अम्बेडकर का स्लोगन था, इस देश को एक बना के रखना आसान नहीं है। अम्बेडकर का स्लोगन था कि वी आर इंडियन फर्स्ट एंड लास्ट, डोंट से वी आर मुस्लिम। कि बैंगलोर में मेडिकल कॉलेज में एडमिशन था तो उसमें कानून सरकार ने बना दिया कि भाई यहां का जो रहने वाला डोमिसाइल होगा कर्नाटक, उसको प्रेफरेंस मिलेगा। बाहर से जो लोग आ रहे हैं, माने दूसरे प्रांत से जो स्टूडेंट्स आएंगे, उनका मार्क्स ज्यादा भी, मेरिट ज्यादा भी होगा तो प्रायोरिटी हम लोग प्राथमिकता छितरा हुआ था। वो महात्मा गांधी, भगत सिंह, अब्दुल कलाम आजाद, जयपाल सिंह, ऐसे कितने हजार। हमारा डोमिसाइल कहां से हो गया यार? ये हर प्रांत अपने डोमिसाइल की बात कर रहा। तब इस बात को नजरअंदाज, मैंने वो संविधान बनाने वाले जानते थे। इसमें लिखा है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने लिखा कि वो लोग संविधान बनाने वाले इस बात को जानते थे कि इसका पास्ट हिस्ट्री हिंदुस्तान का क्या है, आपस में कभी एक नहीं रहा। तो इस बात को जानकर ही उन्होंने संविधान इस कदर बनाया कि हम कहीं के नागरिक, किसी राज्य के नागरिक नहीं, हमारा एक ही सिटीजनशिप है, एक ही नागरिकता है और वह है भारत की नागरिकता। इसलिए हम भारत के नागरिक हैं, हम झारखंड के नागरिक नहीं हैं। यही सुप्रीम कोर्ट ने उसमें कहा कि मैं इसको अब समाप्त करता हूं।
क्योंकि और भी लोग बोलने का सबको अधिकार है, सबको अपना विचार देने का अधिकार है, और हम लोग सब भारतीय बन गए। तो आज अगर ये बात आप लोगों को जचती है तो हम लोग आज से, और वकील के तो हम लोग यही अंबेडकर जी ने कहा। अंबेडकर ने 25 नवंबर, डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 25 नवंबर मारा 26 स्पीच हुई। वो फेयरवेल स्पीच पढ़ने लायक है, 16 पढ़ने का है, इंटरनेट से निकाल के मैं 2 मिनट में समाप्त कर रहा हूं। आई एम अवेयर ऑफ द वेरिएबल टाइम। उस फेयरवेल स्पीच में अंबेडकर जी ने यही कहा कि संविधान को बना दिया, इस देश को यूनियन ऑफ स्टेट्स करके एक सिटीजनशिप भी ला दी, भारत की नागरिकता, एक सबको भारतीय बना भी दिया। लेकिन हजारों जातियों का देश और तरह तरह की भाषा बोलने वाला ये देश, धर्मों का देश, हमको संदेह है। मैं कोट कर रहा हूं, मैं नहीं बोल रहा। अंबेडकर जी की यह पंक्ति है कि हमको संदेह है कि भारत कितने दिन तक शायद एकता बना के रख पाएगा कि नहीं, हमको संदेह है। यह अंबेडकर की आवाज है। तो आज संविधान दिवस है, अगर ये देश एक नहीं बना तो तिरंगा लहराएगा कैसे मेरे भाई? इस तिरंगे को लहराना अगर है तो हमें एक होना है। इसलिए हम लोगों की प्रतिज्ञाओं में जो आज पढ़ा गया उसमें लास्ट में आता है कि वी शैल मेंटेन द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। हम अपने देश को एक बनाकर सब अपने करना है। तो इन्हीं बातों के साथ और फिर मैं ये कहता हूं कि अब वो समय आ गया है जब देश जाएगी। आज जनता तक प्रतिज्ञाएं पहुंची नहीं है, कोई जानता नहीं प्रतिज्ञा के बारे में भाई। तो हम लोग स्कूलों में, बच्चों में, अपने परिवार के बच्चों में, अपने पड़ोस में प्रियम्बल क्लब को खुलवा दें। प्रियम्बल क्लब खुलने लगे रहे, इस काम को हम लोग करें। हम वकील वर्ग मिलकर इस काम को करें। जैसे लोरी, एक माँ की लोरी, अगर माँ ऐसा गाने लग जाए, एक लोरी 2 लाइन की मैं पेश करना चाहूंगा। उसका लाइन कि तू होके बड़ा, एक लोरी, माँ की लोरी। जरूरत है इस देश को अगर एक बनाना है तो तू होके बड़ा, माँ की लोरी, तू होके बड़ा बन जाना, भारत माँ का रखवाला। ऐसी लोरियों की जरूरत है इस देश को। ऐसे नर्सरी राइम्स की जरूरत है। नर्सरी राइम्स का एक उदाहरण मैं दे रहा हूं, अंबेडकर की एक लाइन के साथ। We are Indian, we are Indian, first and last, above the religion caste, we are Indian, first and last. तो जैसे ये तो पढ़ेंगे हम लोग, लेकिन अब कुछ लोरियां और कुछ नर्सरी राइम्स। All the dignitaries, participants, since we are celebrating the Constitution Day, and therefore we shall restrain ourselves on clapping. Now I will request Mr. Mukhtar Khan Sahab, former Additional Solicitor General of India. I am
present situation and we are facing in the society, तो इस अभी right time है. Brothers are here. I'm privileged to be here to say few words in relation to the Constitution. That's not. हम बहुत कम समय लेंगे आपका और हम चाहेंगे कि जो कम समय है उसमें कुछ बातें आपके सामने रख सकें ताकि ये कॉन्स्टिट्यूशन को हम लोग अपने प्रिजर्व कर सकें और कॉन्स्टिट्यूशन का जो मकसद है, जो प्रियम्बल है, उसको हम आगे कैसे ले जा सकते हैं, इस पर हम लोग रोशनी डाल सकें। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन अपने आप में अधूरा है अगर मान लीजिए हम अगर उसके प्रियम्बल के मकसद को हम लोग भूल जाएं। प्रियम्बल का मकसद ये है कि हमें उस रास्ते को हासिल करना है, उसको पाना है और उसके लेकर कॉन्स्टिट्यूशन हमारा जो है उस तरफ डायरेक्शन देता है, एनलाइटन करता है सो दैट वी कैन प्रोसीड टुवर्ड्स दैट। सोसाइटी में इक्वालिटी जो लाना है, हर तरह से आप देखें हमारा सोसाइटी जो है डिफरेंट रिलीजन है, कास्ट है, क्रीड है, सोशली बैकवर्डनेस है, कुछ लोग जो है जंगल में रहते हैं, कुछ लोग शहर में रहते हैं, प्रिविलेज्ड पर्सन्स हैं, कुछ लोग अनप्रिविलेज्ड हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हमें देखना होगा कि सोसाइटी के हर क्लास को वो अपॉर्चुनिटी मिले। कॉन्स्टिट्यूशन का मकसद ये है, आर्टिकल 14 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट दिस आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आप जब उसको देखेंगे इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल सभी लोग हम इक्वल है, बराबर है। लेकिन जब आप इक्वल कहते हैं इसके मतलब ये नहीं हुआ कि इक्वल एक जो हमारा यहाँ का मान लीजिए बुधवा उराव है और हम उस अंबानी को सामने रख के भाई दोनों तो आदमी हैं तो दोनों इक्वल है। इक्वलिटी बिफोर लॉ ये नहीं है मकसद उसका। इक्वलिटी बिफोर लॉ मतलब ये हुआ कि इक्वल अमंग्स द इक्वल। आपको इक्वालिटी देखना होगा कि मान लीजिए आज हमारा झारखंड है, झारखंड के जिस तरह के हालात हैं, जिस तरह के जंगल में जिस तरह के लोग रहते हैं, जिस हालात में रहते हैं, बैकवर्डनेस कितना है, हमारे आदिवासी ब्रदर्स जो रहते हैं आज उनको जो प्रिविलेज मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है, उनको मिलना चाहिए। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन ही उसको प्रोटेक्ट करता है कि आपको वो जो मिलना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन जो उनको राइट देता है, आप उसको प्रोटेक्ट कैसे करें। तो अब उसके लिए आप देखेंगे आर्टिकल 15 से लेकर आगे जितना देखेंगे उसमें सारे माइनॉरिटीज के राइट को प्रोटेक्ट किया गया है। आपको उसको देखना होगा, आपको वो लेकर के चलना होगा। अभी जिस तरह के हालात हैं सोसाइटी में, समाज में, आप रोज आए दिन देखते हैं, आजकल सोशल मीडिया का जमाना है कि आर्टिकल 16 इंद्रशाही केस जो है जो डिफाइन करता है कि अपॉर्चुनिटी जो सर्विस का है वो सबको मिलना चाहिए, बराबर से मिलना चाहिए। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन राइट दे रहा है, हक दे रहा है। आज हम कर क्या रहे हैं, आज सरकार कर क्या रही है, सारे जितने गवर्नमेंट अंडरटेकिंग, जितने गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सारे बेच दिए जा रहे हैं दूसरों को, प्राइवेट हाथ में चले जा रहे हैं। आपका राइट कैसे प्रोटेक्ट होगा साहब? प्राइवेट कंपनी को ये राइट ये नहीं है, वो जिसको चाहे उसको अपने बेनिफिट का देखना है, बेनिफिट के लिए जो बेटर अपॉर्चुनिटी होगा उसको ये करेंगे। आपके प्रोटेक्शन और आपके कॉन्स्टिट्यूशन के लिए वो बाइंडिंग नहीं है उनका, वो बिजनेस कर रहे हैं वहाँ पे। तो ये ऑर्गेनाइजेशन रखा गया था, इसमें रिजर्वेशन का प्रोविजन रखा गया था ताकि वो लोग को भी उस अपॉर्चुनिटी मिले, वहाँ पे अपने रोजी रोटी के लिए उनको वो अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए जो आज दिन ब दिन वो खत्म होता चला जा रहा। तो ये हमें देखना होगा कि वैसे हालात हो जिसमें कि उनके राइट को हम प्रोटेक्ट कर सकें, ये देखने की बात है। दूसरी बात यह है कि अब देख लें कि प्रोटेक्शन क्यों मिला है। आप कहेंगे कि भाई सब लोग बराबर हैं लेकिन फिर भी माइनॉरिटीज को प्रोटेक्शन दिया गया, कुछ लोगों को कुछ सोशली प्रोटेक्ट। आज हमारा मान लीजिए कॉन्स्टिट्यूशन जिस तरह से हालात, जिस तरह के हालात है, वो जरूरत इस बात की है कि कॉन्स्टिट्यूशन वो टाइम टू टाइम इसमें कुछ जरूरत होती है अमेंडमेंट्स में, जो लॉ एक्ट्स बनते हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन मदर ऑफ द लॉ। कॉन्स्टिट्यूशन को हम ये कह सकते हैं कि मदर ऑफ द लॉ। जितने भी लॉ हमारे बने हुए हैं, बहुत सारे लॉ बने हुए हैं, आप गिन नहीं सकते उनको, टाइम टू टाइम उसमें अमेंडमेंट्स होते रहते हैं। तो वो जो लॉ है वो उनका फ्लो जो होता है, उनका जो गंगोत्री है पहले, वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन से ही सारा हमको मिलता है, लेकिन वो जो लॉ बनाए गए हैं वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को
कॉन्ट्राडिक्ट करके कोई भी लॉ नहीं बनाया जा सकता है। वो जो डायरेक्शन जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देता है उसी डायरेक्शन में आपको कानून बनाना है, आप उसको नहीं वायलेट कर सकते। अगर आप वायलेट करेंगे और ऐसा लॉ बना देंगे कि साहब उससे हम कुछ खास तबके के लोग या खास क्लास ऑफ द पीपल को आप उससे उनका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट नहीं होता हो, तो वैसे लोग स्टक डाउन हो जाएगा आपसे जब भी उसको चैलेंज करेंगे इधर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। इसीलिए वो कहा गया है कि अब छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट को ही मानना। पर्पस ये है कि यहाँ का कल्चर और यहाँ के लोग इनको कैसे, इनके इंटरेस्ट को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए। पर्पस उसका वही है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो राइट दिया है और उसी राइट से फ्लो करने के बाद हम ये छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट बनाए हैं। आदिवासियों के राइट को, आदिवासी के जमीन को कैसे प्रोटेक्ट किया जाएगा, आदिवासियों के अपने जो हालात हैं और भी बहुत सारे सोशली और कल्चरली जो उनके जो जिस तरह के हालात हैं उनको कैसे प्रोटेक्ट किया जाएगा, ये तमाम चीज़ को उसके अंदर में दिया गया है। वो हमको देखना होगा उस चीज़ को कि कैसे प्रोटेक्ट होगा। अगर हम उसमें अमेंडमेंट मिलाएं तो ये देखते हुए कि उनके इंटरेस्ट को हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। आप माइनॉरिटीज़ के लेंगे, माइनॉरिटीज़ के जितने लोग आप अपने जो है रिलीजन के लिए आप फ्री हैं, राइट टू रिलीजन आपका है, राइट टू एजुकेशन है, आप अपने इंस्टीट्यूशन कॉलेज वगैरह खोल सकते हैं, उसको प्रोटेक्शन आपका कॉन्स्टिट्यूशन है। आर्टिकल 15 से लेकर 30 तक देखिएगा आप सारा वो माइनॉरिटीज के राइट को जो है प्रोटेक्ट करने के लिए वो उसी के अंदर जो है आप अपने कॉलेज खोल सकते हैं, आप अपने स्कूल खोल सकते हैं, आप अपने इसको प्रोपेगेट कर सकते हैं उसके अंदर में। तो ये तमाम चीज़ जो है आपको कॉन्स्टिट्यूशन से मिलता है। इसलिए मैं समझता हूँ कि आज का दिन ये वाकई बहुत ही इम्पॉर्टेंट दिन है और इस दिन को हमें हमेशा याद रखना चाहिए। और ये समय को हर एक आदमी, जिस तरह से मुसलमानों को कहा जाता है कि कुरान एक बहुत इम्पॉर्टेंट है किताब है और आप बाइबल एक बहुत इम्पॉर्टेंट किताब है क्रिश्चियंस लोगों के लिए, उसी तरह से गीता जो है बहुत इम्पॉर्टेंट किताब होता है वो हमारे हिंदू भाइयों ब्रदर्स लोगों के लिए। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट किताब है और उससे किसी भी हाल में हम उसे कम नहीं आंक सकते हैं। हमें अगर अपने कॉन्स्टिट्यूशन, हमें अपने देश को यूनाइटेड रखना है, यहाँ यूनिटी रखना है, यहाँ सारे लोगों के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन को आपको प्रोटेक्ट करना होगा। इसके सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। हम समझते हैं कि आप कसम खाएं इस बात के लिए, हम इस बात के लिए कसम खाएं कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन को हम हर हाल में और इसका जो प्रियम्बल है और इसका डायरेक्टिव प्रिंसिपल है इसको हम प्रोटेक्ट करेंगे और उसी के लिए हम आगे काम करेंगे। जो आज तक हम सब जुडिशरी से जुड़े हुए लोग हैं, अदना सा हम लोगों का कंट्रीब्यूशन रहता है उसके अंदर में, तो हमेशा रोज हम लोग ये कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन के लिए लड़ाई करते हैं और उन लोगों के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं। इसलिए मेरा ये समझना है कि हम सभी को सोशली और पूरे सोसाइटी समाज को इस चीज़ के लिए हम लोग को अवेयर करना होगा कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन क्या राइट देता है, आपके कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे आप प्रोटेक्ट करेंगे और उसी के तहत जो भी राइट आपको मिला हुआ है आप कैसे उसको प्रोटेक्ट करेंगे, ये आपको लड़ाई करनी है। वरना ये सरकार या गवर्नमेंट ये रह जाएगा, हमको प्रैक्टिकली कुछ हासिल नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं कि वाकई प्रैक्टिकली आपको कुछ हासिल हो तो आपको बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन को ही लेकर चलना होगा, उसके सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं। मैं समझता हूँ बहुत से अभी बोलने वाले में मेरे ब्रदर्स बैठे हुए हैं और मेरी कुछ तैयारी नहीं थी, सडनली हमें कहा जाए कि कुछ बोलना है, तो उसी सिलसिले में मैंने अपना That's why I'm just I'm concluding my speech or whatever my view that I have presented for you. तो इसके साथ मैं आप सभी को फिर से एक बार बहुत बहुत थैंकफुल हूँ कि आपने इस चीज़ को, इस तरह के सिचुएशन, इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन को सेलिब्रेट करने के लिए आप कॉन्स्टिट्यूशन डे के नाम पर जो शुरू किया है, ये वाकई हमेशा और हमेशा होता रहना चाहिए ताकि हम हमेशा याद रखते रहें। हम सोए नहीं, जो सोता है वो खोता है, इसलिए सोए नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन को याद रखिए, पकड़ कर रखिए और हम समझते हैं कि यही हमारी कामयाबी है। और इसके साथ बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी को हम जैसे नर्मदा चीज को बर्दाश्त करने के लिए।
25th day of November 1949, and the words were. He was so apprehended at that time, and very in every position he had stated. We are not here assembled to discuss the merits of the Constitution, what had been drafted by this Constituent Assembly. But I am afraid, and the words were at that time, किसी भी देश का संविधान कितना ही अच्छा क्यों न हो, उसको लागू करने वाले और मानने वाले यदि अच्छे नहीं हैं तो उसकी सारी अच्छाई निरर्थक हो जाती है. And therefore, my dear friends, now it is our pious duty to discharge our duty at every level and in every steps of life to promote and protect the constitutional rights, Constitution, and discharge your duty accordingly in the interest of the nation. And this is would be the best celebration of the Constitution Day. Mr. H.K. Mehta, Advocate, Jharkhand High Court. सभी प्रतिभागियों से मेरा करबद्ध प्रार्थना है, चूंकि हम लोग संविधान दिवस मना रहे हैं, तो हम लोग ताली का वादन न करें, खुशी का इजहार अपने कर्तव्यों और मुखमंडल से करें. ताली बजने दो, ताली बजने से लोग के अंदर उल्लास आता है और फ्रीडम है. Today we are organizing 72nd the Sugar Day of India. ये जो ऑर्गेनाइजर है उन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है इस बारे में कि कम से कम ऐसा गैदरिंग इस साल किसी भी कारण से हम लोग नहीं मना पाए थे, जो ऐसा मौका मिला है हम लोग मना पाए. I am very happy to be here before you. Since my Lord Mr. Justice Dr. Bhagra, the Judge of the High Court, and at the same time the moderator, Mr. Rasidi, who is the member of the Jharkhand Bar Council, is sharing the lives, and we are waiting for the other speakers. I am giving some statistics about our Constitution. Our Constitution Assembly first held the sitting on 25th of November 1946. On that day, there were 207 members in the Assembly. The drafting committee's chairman was Baba Sahib Bhimrao, and at the same time, the chairman of the Assembly was Dr. Rajendra Prasad, who has become the president, the first president thereafter. Out of 207 members of the Assembly, 9 were the female. Maximum Assembly members were the Europeans, and out of them, 30% were the registered. It was the occasion for our country to have the lot of platforms in the Constituent Assembly. Constituent Assembly continued for 2 years, 11 months and 18 weeks. At the same time, there were 165 days rewards were there in the Constitution when it has been promulgated. These all the facts I derived from the
sought the sources. Later on, he came to the knowledge that there may be the situation may change because India is a big country, huge population. When India became independent, at that time the population was about 35 to 40 crores. The Constitution of England was what the Queen said that in the Constitution, whereas American Constitution was of the 500 words. We have taken the better part of so many countries' Constitution and prepared our epic Constitution. Our Constitution is the biggest one, very much flexible. At that time, Jawaharlal Nehru said something. I am putting the language of Jawaharlal Nehru. Yes. The Constitution of India provides for a distinctive amendment process compared to the Constitution of other countries. Explaining this the language and the discussion at the Constituent Assembly when Jawaharlal Nehru said, explaining why it was necessary to introduce an element of flexibility in the Constitution. Jawaharlal Nehru observed in the Constituent Assembly on 8 November 1948. While we want this Constitution to be a solid and a permanent structure as we can make it, nevertheless there is no permanence in Constitution. There should be certain flexibility. If you make anything rigid and permanent, you stop a nation's growth. The growth of the living, vital, organic people. And though this observation, even individual, ought to adopt this version in their life. The smooth functioning of the Constitution gives the provision of amendment under Article 368 of the Constitution. This power has been given to the Parliament. It is not that much easy that all the Constitution, all the amendment can be made easily. But even then, till 21st of October 2021, 105 amendments have been made. Whereas very first amendment was required to be made in 1950 itself. Out of these 105 amendments, the one amendment created the mini constitution, that is the 42nd Amendment in 1976. Amended, even our preamble has been amended at two places. Two words has been added in the preamble, socialist and secular. At the same time, unity of India की जगह में यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया ये प्रीम्बल में अमेंडमेंट किया गया. There are so many good things came forward in 42nd Amendment. High Court has been given power of writ by Article 226, whereas this power was vested with the Supreme Court in Article 32 only. Similar to that, other amendments has been made. Those amendments were good for the nation, and we have elaborated time to time by Supreme Court and the High Court in a different way. There are a number of speakers here who will say about the Constitution and other provisions of the Constitution. But since my younger brother was given by Somnath Chatterjee, the Lok Sabha speaker, this advocates after taking the degree, nowadays they want to move in the corporate side. Whereas I suggest, I request, and I give strength to by this speech, that they must come to the court, they must go for the legal practices, so that they can only do
part can change the constitution. One is the parliament and the second is the court. And in the court, it is the advocates' argument, it is the advocates' points who develop and initiate the proceeding before the court to change the amendment constitution. There are Keswanath Bharati's case is evident of that by that some of the provisions of the constitution has been changed. Therefore, I request to the young generation that they must want to come to the court and go for the legal practice. At the same time, I am having something in my mind with regard to we, the young generation or we, the legal practitioners. We are having some professional ethics. We have to maintain that professional ethics. Professional ethics with ourselves, with our client, with the court also. Because if we are very much sincere with our professional ethics, then first and foremost duty that we must be ready with our brain. At the same time, we must be careful to our client. And I have made a long list of this, but I feel that before the court, when we are appearing, it is our foremost duty to assist the court, not to get the benefit from the court. Means I will not assist the court on the point where I am losing. I must be clear before the court that no, the law is this. Now it depends upon the court. At the same time, what is the duty of a fellow colleague? Because other side, any other friend is arguing, I must be cordial to him. I mean, one advocate must be cordial to the other advocate. And looking into these all the things, we will find that we can create a better society, better nation, because in a normal sense, the people say that who are the advocates? They are the sleepless sentinel. जागा हुआ प्रहरी, Muslim, Sikh, Isai, छोटा, बड़ा, we are only one. And with regard to the constitution, I have quoted some of the portions from the one book. There are a number of people who have participated in different ways. Out of them, some of the persons who have participated in which way? Because Baba Sahib Ambedkar, while drafting he was the chairman of the drafting committee. While drafting, he has participated, whereas so many others have participated in different way. How the Rajendra Prasad participated? He was hearing everyone calmly, and thereafter he was discussing with Ambedkar. I have quoted some of the portions. Smooth functioning of the Constituent Assembly and making it vigorous and successfully dramatic, the list is extensive. Among them were the indefeasible H.V. Kamath, who has the credit of moving the argument discussion. He has made the maximum, he has made the maximum amendment. Who has credit to move the largest number of amendments during the discussion. The one Najiruddin Ahmad, who was ever vigilant, even over every punctuation marked in the text of the Constitution. The Sibalal Saxena, who has always something original to suggest, which is the new thing. Director principle we brought from the other country for purpose, because our constitution is federal state of government. Federal state of government. Whereas the state is also having their own law. The Anglo-Indian leader,
was there in the assembly. Jayapal Singh. He was also there. He was the leader. Inviting us on this August occasion. Now I would request Mr. V.K. Singh, Principal, Law College, Bokaro, to come on dais, and Mr. Jaid Ahmed requested to escort him. Now I would request Mr. Waidur Rahman to welcome him by giving bouquet. Now further, Civil Court Ranchi to address this. रसदी साहब, और संविधान दिवस क्यों मनाया जाता है और क्यों बनाना चाहिए, ये छोटा सा प्रश्न इसलिए है कि किसी भी देश का यदि संविधान सही होता है, अच्छा होता है, तो देश बड़ा मजबूत होता है, महान होता है। और हर देश का नागरिक ये चाहता है कि हम जिस देश में रहते हैं उस देश में हम शांति से रहें, अच्छे ढंग से रहें, और हम जिस काम में हाथ लगाएं उस काम को भी ढंग से कर सकें। उसके कई मौलिक अधिकार दिए जाते हैं। तो हमारा संविधान एक ऐसा संविधान है पूरी दुनिया का, जिसे कहा जाता है कि दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। और इस संविधान में एक देश की, एक राज्य की चलाने की जो प्रक्रिया होती है वो इसमें निहित है। एक तीनों के कार्य क्षेत्र अलग अलग है। विधायिका कानून बनाती है, कार्यपालिका उन कानून के तहत अपने देश को चलाती है, और न्यायपालिका उस पर चाबुक लगाती है कि कोई गलत मत करो। यदि मेरे पास तुम्हारी गलती की चीज आ जाएंगी तो मैं उसमें अपने मुताबिक न्याय दूँ। तो हम सब यहाँ एकत्रित हैं न्यायपालिका से। संविधान के मुताबिक और हमारे न्यायपालिका में जब हम एक एडवोकेट के रूप में आते हैं तो हम इस फ्रेटर्निटी के एक पार्ट होते हैं, और हमारी सबसे बड़ी ड्यूटी क्या होती है कि एक लॉयर सिर्फ अपने क्लाइंट के बिहाफ में कोर्ट में अपीयर नहीं होता। एक लॉयर का डिफिनेशन होता है कि लॉयर हैज गॉट टूल्स इन हिज हैंड्स टू रिमूव द इविल्स ऑफ द सोसाइटी। उसकी उसमें एक बड़ी भूमिका है। और हम जब बार ज्वाइन करते हैं तो संविधान के प्रियम्बल में जो दिया हुआ है सोशल जस्टिस वर्ड, सोशल जस्टिस दिलाने का सबसे बड़ा दायित्व यदि किसी को है समाज में, वो अधिवक्ताओं के पास। जब किसी के फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है तो अधिवक्ता ही उसे
फंडामेंटल राइट दिलाता है। अभी हमारे सीनियर्स ने उस पर कई अच्छे ढंग से प्रकाश डाला कि आर्टिकल 40 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया राइट टू इक्वलिटी बिफोर लॉ, बट एट द सेम टाइम इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया देयर इज अ वर्ड आल्सो अनइक्वल अमंग द इक्वल्स। तो इन चीजों को देखने से, पढ़ने से आप पाइएगा कि एक अधिवक्ता के ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेवारियां होती हैं। रोजी रोटी अपने जगह है, रोजी रोटी के अलावा अधिवक्ताओं का एक अपना सिद्धांत होना चाहिए कि जिस प्रोफेशन में हम गए हैं उस प्रोफेशन में आकर हम समाज को कैसे उठा सकते हैं। तो हमारा सबसे बड़ा टूल्स क्या है? द वर्ड टूल्स इज देयर। वो टूल्स हमारा संविधान है, और संविधान ही एक ऐसा है जो किसी धर्म जात से सबसे ऊपर है। और संविधान हमारा बाइबल है, गीता है, रामायण है, कुरान है। और जब हम इस धारणा से आगे बढ़ेंगे तो एक लीगल प्रोफेशन ही एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें सरस्वती है तब लक्ष्मी है। और ये बात हम हज हाउस में कह रहे हैं। संविधान की यही सुंदरता है, हमारे संविधान की यही बहुत बड़ी महानता है कि हम इर्रिस्पेक्ट ऑफ रिलीजन उस जगह से भी अपने फ्रीडम ऑफ राइट का इस्तेमाल करते हैं कि जिस जगह पे हम हैं वहां पे हम सबसे पहले किसके बारे में सोचते? हर सिटीजन के बारे में सोचते। संविधान में हमारा राइट और ड्यूटी दोनों दिया हुआ है। जो आपका राइट है वो हमारी ड्यूटी होती है, रेसिप्रोकल है। तो इन चीजों को यदि हम ध्यान देके पढ़ें, ध्यान देके यदि इस प्रोफेशन में रहें तो संविधान डे का सबसे बड़ा संकल्प ये होगा कि संविधान के प्रियम्बल में जो सोशल जस्टिस है उसको ध्यान देते हुए और अपने सिद्धांतों पे चलते हुए हम अपने रोजी रोटी को कमाते हुए भी सोसाइटी को अपना कुछ दे सकते हैं। इन्हीं सब के साथ में अपने तो इस हेतु मैं बोकारो लॉ कॉलेज की लेक्चरर मैडम सुचित्रा रानी हल्दर को आमंत्रित करता हूँ। Very good afternoon to all of you. Honorable Mr. Justice Prakash Ajay sir, on the dais present, Honorable Member, Jharkhand Council, Mr. A.K. Siddiqui sir, Principal sir, Sri V.K. Singh, Imam Al-Hikma Law College, Bokaro, all the dignitaries present in this hall, lawyers, media persons, even the new students, each and every one of you, my hearty greet to all of you. I'm from Bokaro, as I'm very thankful that I have been introduced as an assistant professor of Imam Al-Hikma Law College, Bokaro. Yes, absolutely. But apart from that, I'm also the advocate Suchitra Rani Mother from Bokaro Bar Association, and I'm giving my contribution, my work, my performance as an independent lawyer in Bokaro DLSA, that is District Legal Services College. आज सुबह से जब से ये कार्यक्रम प्रारंभ हुआ, मैंने बड़ी गहराई से बहुत ही मैंने खुद सुना जहाँ पर्सन अपने रिव्यूज रखते हैं और रखते हैं, अपने एक्सपीरियंस रखते हैं। इट वाज रियली वेरी डिलाइटफुल। ये सीखने की चीज़ें हैं, ये ऐसी चीज़ें हैं जो इंसान जिंदगी पूरी खत्म हो जाएगी फिर भी उन्हें नहीं मिलेगी। इतनी प्रीशियस बातें, इतनी प्रीशियस एक्सपीरियंसेस हम लोगों को आज मिली। हम सभी यहाँ पर इसे मैं आभार समझती हूँ कि मुझे यहाँ मिला, मैं इसे शेयर कर which has to be and it must be the foremost priority of each citizens कि उन्हें अपनी ड्यूटीज भी निभानी चाहिए। अगर हर एक इंसान, हर एक सिटीजन अपनी ड्यूटीज प्रॉपरली निभाएगा तो obviously we will get the rights
ऑब्वियसली ईच सिटीजन को राइट्स मिलेगा ही मिलेगा। लॉयर्स अपने तरीके से अपने प्रोफेशन में रहकर समाज में एक सोशल इंजीनियर की तरह जो योगदान देते हैं वो सराहनीय है और वो कभी भूलने योग्य नहीं है। चाहे वो किसी भी क्षेत्र में रहे, चाहे वो पैनल लॉयर रहे, चाहे वो कंपनी में काम कर रहे हो, चाहे वो कोर्ट के क्षेत्र में हो, वो अपना योगदान देते ही रहते हैं। प्रोफेशनल एथिक्स की भी बात सर ने कही कि हम लॉयर्स के बीच में अगर हम एक दूसरे की बातों को अपने एक दूसरे के नॉर्म्स को कोर्ट के बिफोर फॉलो करेंगे तो वी विल मेक एन इंस्पिरेशन टू द कमिंग जनरेशन दैट हाउ वी आर सपोज्ड टू बी बिफोर द कोर्ट एंड ऑल्सो द सोसाइटी शुड लर्न दैट हाउ वी आर बाउंड बाय लॉ, दैट वी आर सपोज्ड टू लर्न एंड फ्रेम अप द लॉ। मैं छोटी सी घटना आप लोगों को बताना चाहूँगी, मैं भी शेयर करना चाहूँगी, क्योंकि मैं इमामुल हाइफा लॉ कॉलेज में एज अ गेस्ट प्रोफेसर वहाँ क्योंकि लीगल एड क्लिनिक चलाया जाता है फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी बोकारो की तरफ से, वहाँ के बच्चों को गांव में पंचायतों में भेजा जाता है ताकि वो ग्रास रूट तक ये नॉलेज फैला सके, सिटीजन्स को बता सके, एक एक व्यक्ति को जिन्हें कानून की कोई जानकारी नहीं है, कानून की जानकारी के अभाव में ही वो अपराध करते हैं, कानून की जानकारी के अभाव में ही वो अपने अधिकारों को नहीं ले पाते, उनमें शिक्षा की कमी है, लैक ऑफ एजुकेशन। सो दीज लॉ स्टूडेंट्स दे आर गाइडेड बाय अस एंड दे मूव ऑन टू पंचायत सो दैट दे कैन ट्रेन, they can give the legal awareness to all the village citizens, especially to the women, children, old age persons, so that they should know that what are their rights, what they are supposed to get from the government schemes, how should they get, and apart from that, how if they are under poverty line, they are not able to come up to get justice before the court, then how they can be assessed, they can be helped through legal services authorities. तो इस तरीके से हमारे बच्चे आगे बढ़कर वहाँ योगदान भी देते हैं और साथ ही साथ जैसा कि आप लोगों के ज्ञान में होगा ही कि आज़ादी के अमृत महोत्सव जो कि 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जयंती के दिन से प्रारंभ हुआ था और 14 नवंबर जो कि बाल दिवस था उस दिन इसका समापन हुआ। इन 1.5 महीनों में बोकारो के वकीलों ने हर एक क्षेत्र में जाकर उन लोगों ने हर एक क्षेत्र में निःशुल्क ज्ञान दिया। हर ऐसे गांव, ऐसे पंचायत, कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं था जहां बोकारो के वकील नहीं गए और साथ ही साथ इमामुल हाइफा लॉ कॉलेज के स्टूडेंट्स भी गए और हर एक क्षेत्र में जाकर हर व्यक्ति को, महिलाओं को बैठकर बताया कि घरेलू हिंसा क्या होती है, ये बताया कि आपके क्या अधिकार हैं, ये बताया कि सेक्सुअल हरासमेंट इन द वर्क प्लेस क्या होता है। अगर आप ऐसे ही कहीं पर ठेला का काम करते हो, कहीं पर ऐसे जगह पर घर में डोमेस्टिक वर्क करने जाते हो तो भी आपके कुछ अधिकार बनते हैं। उन गरीब लोगों को बताया कि आपके कहाँ कहाँ अधिकार है। छोटे बच्चे जिनको चाइल्ड लेबर लॉ की जानकारी नहीं है, वो ऐसे ऐसे जगहों पर, ऐसे जार्डियस प्लेस पे काम करते हैं जहाँ से अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए ओनली बिकॉज ऑफ द पॉवर्टी। जैसे कि हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ा है कि सोशल इक्वालिटी, इकोनॉमिकल इक्वालिटी, बट इफ our children, our future nations are going to the hazardous place to earn money, are below 14 years age, then are we really the freedom, are we really celebrating these days? Absolutely no. So to celebrate these days, I think, apart from my opinion, कि ऐसे जगहों पर जाकर बच्चों को बताना, बच्चों की जानकारी लेना और ऐसे बच्चे जो कि ऑर्फन हो गए हैं, वो इधर उधर भटक रहे हैं और उन्हें काम करना ही पड़ रहा है, तो उन्हें एटलीस्ट सीड
दायित्व बन जाता है। तो जितने भी लॉयर्स हैं वो अपने इंटर्नशिप में रहते हुए बच्चों को भी बता रहे हैं, आगे भी बताएंगे। मैं आशा करती हूँ कि इस तरीके से जब बताएंगे तो बच्चे उन क्षेत्रों में जाएंगे, उन लोकल एरियाज में जाएंगे, और वहां से जब वो पिक करेंगे तो ग्रास रूट जब स्ट्रांग होगा तो ऑब्वियसली आवर नेशन विल ग्रो एंड इट विल बी द फॉरमोस्ट इन द इंटरनेशनल लेवल एज फार एज आई थिंक सो। इवन आज जितने भी हम लोगों ने यहाँ चर्चा की, ये संविधान डे जो आज मनाया जा रहा है, ये बहुत ही अति आवश्यक है। हमारे एक डिग्निटरी सर ने बताया कि ये हर एक स्कूल में बताना चाहिए, ये बहुत अति आवश्यक है। मैं उनके इस विचार से 100% सहमत हूँ। स्कूलों में, कॉलेजों में, हर उन क्षेत्र में, ऐसे प्रोफेशनल डिग्रीज में, सिर्फ और सिर्फ लॉ प्रोफेशनल नहीं, वो और भी क्षेत्र के प्रोफेशनल, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, चाहे वो मेडिकल हो, किसी भी क्षेत्र के हो, चाहे वो साइंटिस्ट बनने के लिए निकल रहे हो, लेकिन उन्हें प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जानना बहुत जरूरी है। बिकॉज अगर वो प्रियम्बल ही नहीं जानेंगे सबसे पहले, तो सर एम्बिशन दो तरीके के होते हैं जो मैं अपने बच्चों को बताती हूँ। पहला है, सबसे पहला एम्बिशन एक इंसान का होता है कि आप एक अच्छे इंसान बने, और दूसरा एम्बिशन होता है आपकी डेजिग्नेशन। तो सर पहला इंसान जब अच्छा इंसान बनना होगा, तो चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, जब तक उसे अपने देश के बारे में जानकारी नहीं होगी, अपने देश के नियमों, राइट्स, ड्यूटीज के बारे में कोई आभास नहीं होगा, तो वो अपने डेजिग्नेशन में रहकर कैसे किसी को न्यायपूर्ण तरीके से कार्य कर पाएंगे, क्योंकि हर एक क्षेत्र में न्याय की जरूरत होती है। इफ वी टॉक अबाउट द मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, दे ऑल्सो नीड टू जस्टिफाई। If we talk about any civil engineers, they are also needed to justify their profession so that they can construct and give a good construction to our country. So this all and each thoughts, I feel like that it should flow out from this hall. It should not stay still in speeches in this hall. Rather, it should flow out to each and every person, each and every student, whether he or she is studying in government schools or whether they are studying in convent or English medium schools. Each and every child should learn that what they are supposed to do, what the rights are there for them, and what are the duties and liabilities and obligations towards their country. And if we succeed in this manner, I hope that the day will come when really we will be happy and proud to say that really we are celebrating our Constitution Day. With these words, I conclude my words. Thank you so much. Thank you so much. I would request my learned friend, Mr. Mansaram Lohra, Advocate, Civil Court, Karnataka. सीधी जी और आए ये सभी मेरे अधिवक्ता बंधुगण और अन्य क्षेत्र से आए सभी हमारे साथियों, आज हम लोग संविधान दिवस मना रहे हैं। पहले हम लोग भारतीयता होने का परिचय सबको दें। Honorable Mr. Justice Ratnakar Mehta Sahab, A.K. Rasidi Sahab, respected senior advocates and my learned friends, आज हम 72वां संविधान दिवस सेलिब्रेट कर रहे हैं। संविधान दिवस को हम लोग नेशनल लॉ डे भी कहते हैं, और यहाँ सारे लोग उपस्थित हैं, सारे के सारे एडवोकेट्स हैं। लॉयर्स आर द प्रोटेक्टर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हम लोग अपने प्रोफेशन में रहते हुए अपने हर क्लाइंट्स को जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, ड्यूटीज हैं,
इन सब से हम लोग अवेयर कराएंगे। और आज हम लोग ये जो प्रोग्राम का सेलिब्रेशन कर रहे हैं, ये एक शुरुआत है। हम लोग ये प्रण लें कि हर क्षेत्र में हर साल हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन दिवस को मनाएं और कॉन्स्टिट्यूशन को जो है हम लोग सर्वोपरि रखें, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम लेक्स है। हम एडवोकेट्स के लिए ये ज्ञान का स्रोत है और हम लोग अपने देश का रक्षा कॉन्स्टिट्यूशन का रक्षा करते हुए कर सकते हैं। इतना ही कहते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। थैंक यू। I would request my Lord Justice Ratnakar Bhingra to enlighten us. Senior Advocate Rajesh Sharma ji, other learned advocates, and in fact all other advocates, other dignitaries and invited persons who may be present today. Today we have come in celebration of the 72nd Constitution Day of India, as has been said. I believe the function is organized by All India Lawyers Council, Indian Association of Lawyers, Jharkhand Advocates Welfare Society, and Jharkhand Minority Advocates Association. I believe at least 4 organizations have come together, and I think it's a good effort. It's good to be in the Hajj house. And in fact, when Rashidi ji invited me here, I found it a bit novel, but I said anyway, I will come. Of course, I joked about it. We joked in the right spirit, and we came here, and I think it's a good building. पहला वाला गिरने के बाद हम लोग जो बनाए हैं अच्छा ही है। पंखा कहाँ से लाए हैं वही हम सोच रहे थे। आज बहुत कुछ बातें हुई हैं। मैं अपना भी विचार रखूंगा। I will also give my bit to what has already been said. There was a reference to what Ambedkar ji has said on the 25th November, and Devendra ji read that out. And if the gist I believe is that no matter how good our constitution is, if the people who try to implement it are not good, then nothing much will come out of it, or will fail in our efforts. It is often said that the constitution is a living constitution. Why is it a living constitution? That is also important. So I thought I would share those insights with you all. They seem good to me. I hope it gets to you also. We the people of India having solid qualities that were mentioned, or properties you can say. Sovereign, democratic, republic, initiative. Sovereign, socialist, democratic, secular democratic republic, and to secure to all its citizens. We resolve to do such a republic, aisa republic, but and to secure to all its citizens. Question also comes before us: have we been able to secure
to all his citizens justice, liberty, equality and fraternity. जस्टिस में भी सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल बोलते हैं, लिबर्टी को भी इसको एक्सपैंड करते हैं, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड फ्रेटर्निटी को भी एक्सपैंड किया जाता है. बट दीज 4 words I think almost most constitutions, many constitutions, if not most constitutions also, use these words. Justice, liberty, equality, fraternity. I don't know if there is any judgment that has been able to define what is justice, that has given the final word for it. I don't know if there is any judgment that has given the final word on liberty, or the final word on equality, or the final word on fraternity. इन दुनिया के बहुत से कॉन्स्टिट्यूशन है जो इंस्पिरेशन लेते हैं, उनके प्रियम्बल्स में भी ये शब्द है. तो क्या हमारी जो जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी अलग है और जहां कहीं और लिखा हुआ अलग है? I don't know. And that is why I think it is a living document. Because we are always striving, we have resolved to become such a republic, but also to secure. And that is why it is a living document. Because we always try to secure these beautiful words that have been put in the Constitution. हम बैठ के देख रहे थे कि मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा on this good occasion and in remembrance and in honor of the Constitution. But एक infamous country का आप देख रहे थे, उसका Constitution उसमें एक preamble में शब्द ही नहीं है, ये चार. इसको tyrannical despot बोल सकते हैं. मैं आश्चर्य कर रहा था कि ये लिबरल डेमोक्रेसी नहीं थे. I was shocked. I was like, ये शब्द था. So not all countries are. And that's a despot, tyrannical despot. और अच्छा क्या लिखा नहीं है, तो जानता है कि I cannot live up to it. I cannot live up to it. तो शब्द एक बार आ गया. We have resolved to be a democracy and to secure to all its citizens these qualities. To what extent is our resolve still firm? How much are we still to accomplish? लेकिन ये शब्द जो है ना बहुत बड़ी है. Fraternity के बाद and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individuals and the unity and integrity of the nations. I think the unity and integrity जो है, particularly I'm talking about unity जो है. Unity always is presupposed that they are units. Unity presupposes they are units. You cannot have a unit without the units. But that unity has to be based in what we are trying to secure for the citizens. That unity has to be based in what we are trying to secure for the citizens as laid out in the preamble. And then it goes on to say, in our Constitution, Assembly this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. मैंने अपने आप को दिए थे. If we gave to ourselves this Constitution, ये resolve करके कि हम secure करेंगे, हम अपने आप को दे रहे हैं, with a resolution कि हम ये ऐसा रिपब्लिक बनाएं. We have progressed. Not saying not progress. जिसमें हमको याद एडवोकेट्स का बहुत बड़ा रोल रहा है, नेता लोग का भी रोल रहा है, जो PIL
भागते हैं, उनका भी रोल रहता है, जर्नलिस्ट का भी रोल रहता है, महिलाओं का रोल, सब कोई ना कोई अपना इंडियन सिटीजन जो है अपना रोल अदा करता है। हाँ, लेकिन ये हमेशा बोलते दीज वर्ड्स आर सो बिग, वर्ड्स जो है ना, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, हाँ, ये आसमान तक पहुंचती है हमारी नजर में। इतना के साथ थैंक यू वेरी मच। आगे का काम कृपया बढ़ा लेंगे आप लोग। नेक्स्ट जनार्दन मराठी। नेक्स्ट नाउ जोगिंद्र प्रसाद से किया है और Honorable Justice Dr. Sivanand Pathak, now he is busy with the online conference with abroad. इंतजाम किया गया है, आप यहाँ से खाना खा के सर को लगा हटाना कीजिएगा। अरे एक सेकंड रैम किया, उसके बाद हम बंद करेंगे। नकाब हटाने दो। नहीं, हम 1 2 3 बोलेंगे तब डाउन हो जाएगा। नहीं, देखिए मेथड ऐसा है। हाँ, 1 2 3 बोलेंगे, सबको सांस अंदर लेके बंद विदिन 2 सेकेंड बस। ओके, 1 2 3। वेरी नाइस। अरे हम तो आए नहीं है। अरे आप बस हो गया। खत्म रहे होगा सर। 1 2 3। Please come. भैया थोड़ा इधर आ जाओ। प्रियंका from Jamshedpur. असीम कुमार हो गया।
दीपक केटेट्टा, रांची। मिस्टर नेल्सन टिक्का, रांची। कमल महतो, सिमडेगा। मिस्टर नितेश मिस्टर यासिर अरफात, अंजू रुचिका एक्का, अंजू रुचिका एक्का। Now I request Ramda. अभिनय संदीप कुमार, सिमडेगा। अश्विनी प्रिया, नफीस रसीद कुमारी, नेहा कुमारी, नौशाद आलम रामनगर, संजय हेडरी किस्कोटा, साथियों ये पुस्तकें समाज में प्रकाश लिखने लगी रही, तो हम लोग स्कूल में पढ़े थे पुस्तक विद्या कर हंस गगन धन काल काले समुद्र ने रस विद्या, तभी सही रूप में आप संविधान दिवस मनाने का आनंद प्राप्त कर पाएंगे। नाउ प्रिया कुमारी, मिस्टर अब्दुल कलाम रसीदी, सोनू कुमारी, सोनू कुमारी, साई अल तमस, मोहम्मद सदाब आलम, अभिनव राज, लॉ स्टूडेंट, अभिनव राज, मोहम्मद
सुनील इधर देखना। चला मास्क कटा। 81 हमारे सिविल कोड से मोस्ट ऑफ द लॉयर्स जो है स्टार्ट करते हैं सिविल कोड से। एंड इफ यू वांट टू लर्न समथिंग देन प्रैक्टिकली यू कैन लर्न फ्रॉम द सिविल कोड। यू विल हैव टू गो देयर इफ यू वांट टू लर्न समथिंग एंड प्रैक्टिकली आपको सिविल कोड जाना होगा। तो हमने स्टार्ट किया अपना प्रैक्टिस वहाँ से। लेकिन एक चीज़ हमेशा ख्याल रखना चाहिए, और मैं समझता हूँ यंग कि वाकई आपका ब्राइट फ्यूचर हो लॉ प्रोफेशन के अंदर में, देन यू हैव टू लर्न एंड यू हैव टू लर्न एंड यू हैव टू लर्न। इसके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं। आपको पढ़ना है। आप सिविल कोर्ट में जाएं, वहाँ से काम शुरू करें, कुछ सीखें वहाँ से। हाई कोर्ट डायरेक्ट आने से बहुतों को हमने देखा है। हम अपनी बात बताना चाहूँगा आपसे कि जब हाई कोर्ट हम शिफ्ट किए वहाँ, तो बैठ करके पहले तो हम देख रहे हैं कि भाई प्रैक्टिस जो हो करने वाले हैं। हम तो समझते थे कि हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट में बहुत अच्छे लोग होंगे, जानने वाले हैं, बहुत अच्छा लॉ को इंटरप्रेट करते होंगे वहाँ पे। लेकिन द वेरी पुअर ओपिनियन जब हमने अपना शुरू किया प्रैक्टिस हाई कोर्ट में, वजह क्या थी? हमने जो महसूस किया कि बेसिक नॉलेज की कमी थी उनको। कोर्ट आखिर कॉग्निजेंस का पावर कहाँ से मिलता है और किसको कॉग्निजेंस का पावर है, किस स्टेज में कॉग्निजेंस होता है। 173, 100 ये देखने दिखाने वाली बात है। आप अगर वाकई लॉ के जानकार सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स जो आज इंडिया फेम लॉयर्स हैं, उनके खिलाफ अपियर होने का मिला। आप टैक्सेशन के मैटर में हमारे जो कलकत्ता हाई कोर्ट के थे एडवोकेट जो टैक्सेशन में थे, अभी नाम हम उनका भूल रहे हैं, जो इंडिया के टॉप लॉयर थे, लॉ मिनिस्टर भी रह चुके थे वो, उनके खिलाफ भी हमें मौका मिला। यस, समपाल करके थे वो, उनका वही वॉज देवीपाल, राइट, समबडी रिमेंबर, देवीपाल के अगेंस्ट में भी एनआई ओन दी केसेस। तो हमने जो महसूस किया कि लॉ अगर आपके फेवर में है और आप लॉ जानते हैं और आपने ईमानदारी से मेहनत करके स्टडी की है और आप तैयार हैं अपने ब्रीफ पर, तो किसी से डरने की जरूरत नहीं है। कोई भी हो, आप जीतेंगे केस, आपका लॉ अगर आप फेवर कर रहा हो। तो इसलिए लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई सजेस्ट ऑल द यंग लॉयर्स कि आप मेहनत करें, खूब मेहनत करें, खूब पढ़ी टॉक था ये सब, हम याद नहीं आ रहा अभी, करीब हम समझते हैं कि 8-10 साल पहले की बात है। 498A के ऊपर में डिस्कशन हुआ था। हम आप सब यंग लॉयर्स लोग को ये कहना चाहूँगा कि ये अक्सर देखा गया है कि जब आप 498A का केस कंप्लेन फाइल करते हैं, उसमें फलाना को भी फंसा दो, उसकी ननद को भी फंसा दो, उसका देवर को भी फंसा दो और फलाना को भी फंसा दो। ये ट्यूटर करके एडवोकेट्स, ज़्यादातर एडवोकेट जो है उसमें उन लोगों को फंसा देते हैं, जबकि उनका कोई रोल नहीं होता है। उनका रोल होता है अगर मान लीजिए कोई डिस्प्यूट है वाइफ हस्बैंड के, सतीश पाठक रामगढ़, सतीश पाठक, रेस्पेक्टेड पार्टिसिपेंट, इन लोगों का नाम कॉल किया गया है, वो सदस्य आप टाइम पर आए, आप पूछ लें।
भी आना चाहिए। साथ है आपका भी आएगा।